बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की अंदुनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिससे अभी खुलकर मैं इजहार मोहब्बत भी ना कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने इसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर ज़िंदगी ने इतना बड़ा सितम मुझ पर कर दिया कि मेरी बीवी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने मुझे ना सिर्फ झंझोड़ के रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी थी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मैके वाले हमारे घर आ गए। इसकी माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी। इसने हमसे कहा था कि अब इस घर से इसका जनाजा ही निकलेगा, पर तूने सच में इसका जनाजा वहीं निकाल दिया। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? तूने हमारी बेटी पर बहुत जुल्म किए होंगे। वो बेचारी बोली नहीं, इसलिए घुट घुट के मर गई। अब मैं इन्हें क्या समझाता कि मैं तो अपनी बीवी से अभी तक कोई ताल्लुक़ कायम नहीं कर सका था, तो मैं इस पर क्या जुल्म करता। अभी तो हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ वाला था। मैं चाह कर भी इसके करीब नहीं हो सका था। वो इस कदर शर्माती ललचाती थी कि मैं इससे बात करता तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। खैर, इस सारे चूहे बिल्ली के खेल में 3 महीने गुजर गए। मुझे पता ही ना चला था, पर अब तो असल आफत मेरे सर पर पड़ी थी। मेरी सास मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी के एक एक गुनाह का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया है। इसके अलावा एक और बड़ा वाक़या हो गया जिसने मुझे ज़्यादा परेशान किया। बीवी के मैके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर लेकर जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले कह रहे थे क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए इसे दफनाया भी यहीं पर जाएगा। लेकिन बीवी के मैके में एक आदमी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि किसी सूरत भी हम अपनी बेटी को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। तुमने इस पर जीते जी भी इतने जुल्म किए, अब हम इसे मर कर यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ न कुछ करके इन लोगों ने मैयत को यहाँ से निकाल लिया और ये लोग इसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अब मेरी बीवी थी, वो चाहे दफन जहाँ भी होती, मेरी इसके साथ निस्बत ख़त्म तो होने से रही। सो मैं भी इसके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब इसे लहद में उतारा तो मेरा रवा रवा कांप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाहा बीवी के साथ मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा यहाँ लाने पर बहुत ज़्यादा जिद की थी, जोर दिया था। कहने लगा, अरे भाई, अब क्या तुम भी कब्र में लेट जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे इसका अंदाज बहुत ही अजीब नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से ज़रा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर सिल्लें डाल दी गईं और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा न लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं और तुम मियाँ आप क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर वालों को, अपनी माँ को वक़्त दो। मैं इसकी कड़वी कसीली बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, यह मौका ही ऐसा था कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। मैं अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। तभी मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल ही जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ, सोचा कि शायद मोबाइल मैं कहीं रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब ज़रा हल्की थी। मैं इस वक्त इतना फ़र्क महसूस नहीं कर सका, लेकिन बात दरअसल यही थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूल आया था। मैं फ़ौरन घर से निकला। अब मोबाइल फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये बात तो आप
लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं घर से निकला तो फौरन इस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नज़र पूरे कब्रिस्तानों पर पड़ी तो कहीं अपना फ़ोन नज़र नहीं आया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया। क्या ढूंढ रहे हो बेटे? वो मुखलिस शायद इस कब्रिस्तान का गोरकन था। बस चाचा, शायद यहाँ अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल? कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा कर आ गए? चचा ने बड़ी हैरानी से पूछा था। हाँ, ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़ कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लर्ज कर रह गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया है? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हज़ार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोलने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले घर वाले उठकर आ जाएंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज मत करना। वो यही सोचेंगे कि तुमने ही इनकी बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इस आदमी को मेरे घरेलू मसलों के बारे में कैसे पता था। ये एक गोरकन था, फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और इसके घर वाले मुझसे नाराज हैं, और ये कि ये मेरी बीवी के मेके का कब्रिस्तान है। शहरों में अमूमन ऐसी तफसीलात नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे खानदान के बारे में जानता है। पर यह गोरकन अजीब था, जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन चुप था। इस वक्त गम ही इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, ख्वाह मख्वाह परेशान होते फिरोगे। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज़्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फ़ोन खरीद लो। मैंने कहा, अम्मा, इस नंबर पर तो मेरे काफ़ी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूंगा। माँ ने मुझे पैसे दे दिए। मैं जाकर अपना नया फ़ोन खरीद लाया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद बेचैनी में डाल दिया। रात के 12 बजे थे। मेरे फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो अब वो ख़त्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया, इस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में है और वहाँ इस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ, इसने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फ़ोन उठा लिया गया था और फिर जो हुआ, मैं इस कदर हैरान, परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बेटे, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बनाकर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं तो घर से निकल गया। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ मेरे पीछे कितना परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, और वो था मेरी बीवी का ख्याल। क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था, इसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था। मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गोरकन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे देखकर वो गुस्से से बोला। गोरकन मियाँ, आपका काम क्या है? कब्रें खोदना। आप इस तक रखिए। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? लेकिन मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता। मैं यहाँ का गोरकन हूँ तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊंगा ना।
इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरकुन को भी सारी बात बता दी थी। ये सुनते ही इसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूँगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं गोरकुन की बात सुनकर समझ गया था कि वो मुझे पूरी बात नहीं बताना चाहता। शायद कि इसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर इसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि यूं ही घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा वो सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता हुआ इस कमरे के करीब पहुँच गया जहाँ बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा इन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। लगता था जैसे कि वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी ही के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा, वो प्याली गिर कर टूट गई तो सब लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने इस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नज़र डाली। हाँ बेटा, आओ आओ, हमें तुम्हारा इंतज़ार था। मेरा इंतज़ार? मगर वो क्यों? मैंने अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि क्या करें। तुम्हें तो पता है कि हम एक मामूली से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आ रहा। वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी। तुम जानते हो ना कि कई अरसे से हमारी इनके साथ नाराज़गी चल रही है, लेकिन अब इस मौका पर हम दोनों खानदान एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते ही रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, इसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था कि मैं इसकी कब्र खोलकर अपनी तसल्ली कर लूं एक बार, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जानता था, इसके बाद मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी की कब्र खोलूं, कब्र कशाई करूं, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया था। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरकुन जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। इसको तो लगता होगा कि अब मैं थक हार कर चुप बैठ जाऊंगा, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफ़ी नरम थी। ऐसे लगता था जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो पत्थर की सिल्लों को हटाने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। मैं इस वक्त इतने जोश में और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सिल्लें हटाई तो एक और हैरत का झटका मुझे लगा था। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे और मैं इस कदर परेशान था कि समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, हंसूं, रोऊं या फिर अपनी बीवी का मातम मनाऊं। क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी, ना इसका कफन था और ना ही मेरा मोबाइल फ़ोन था।
मैं तो अपना फ़ोन ढूंढने आया था, पर एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फ़ोन कान से लगाया था तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से मुझे लगा जैसे मेरा फ़ोन कब्र में नहीं रहा, बल्कि मेरा फ़ोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी थी, वहाँ से मेरा असल तजस्सुस जागा था। कुछ देर हवाओं के जक्कड़ की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आती रही और फिर मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक इसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर दिया जाता तब तक वो यूं ही तड़पती ही रहेगी। शायद मैं ये बात सुनकर बेवकूफ़ बन भी जाता, लेकिन मैं ये सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू ज़बान में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दे। ये चीज़ कोई ड्रामा या फिर झूठ लगती थी, ऐसा हकीकत में हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्र में कैमरा और माइक रखने की कोशिश की है, पर आज तक किसी फरिश्ते की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह का राज है और ये अल्लाह ही जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कब्रिस्तान में से फरिश्ते की आवाज़ कोई इंसान सुन सकें। बस तभी से मुझे शक पड़ गया था और मैंने बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। फिर जब मैंने कब्र खोदी, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने कहा कि आपकी बेटी की कब्र मैंने खोदी है, पर मेरी बीवी वहाँ नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे ये बेहुरमती करने को किसने कहा था। मेरी बीवी के भाई तो बाकायदा मुझे मारने पर तुल आए थे। वो इस कदर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे कि अब इनसे डरने लगा। मैंने कहा, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। मैं तो कभी भी अपनी बीवी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता था, और ये बात इन लोगों को कौन समझाए। इनको तो मैं न जाने कसाई, जालिम और जल्लाद लग रहा था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो तो लड़ने झगड़ने पर, मर मिटने पर तैयार हो गए थे, और ऐसे लोगों से मैं कितनी भी बात करता वो मेरी बात ना सुनते। वहाँ से निकला तो सबसे पहले मुझे अपनी सास के भांजे का ख्याल आया, जिसके बारे में उन्होंने मुझे ढूंढने का कहा था। बाकी सब काम छोड़कर अब मैं भी इसे ही ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के इस कज़न पर बहुत ज़्यादा शक था। वो भी घर से इस दिन गायब हुआ था जिस दिन मेरी बीवी फौत हुई थी। खैर, मैं पूछता पछाता वहाँ के इकलौते बस अड्डे पर पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया। मुझे वहाँ कहीं एक लोकल आदमी ने ये मालूमात दी कि वो सुबह सुबह ही डस्किया के लिए निकला है। ये बात मेरे लिए ज़्यादा हैरान कुन नहीं थी। मैं इसका पता ढूंढते ढूंढते इस तक कैसे पहुँचा, ये एक अलग कहानी है। पर वो एक छोटी सी तंग गली में किराए के मकान में रहता था, और आज इसे ढूंढते हुए मुझे एक हफ्ता हो चुका था। हफ्ते के बाद जब मैं इस तंग गली में इसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए गया तो मेरे दिल में तमाम सवालों के जवाब पहले से मौजूद थे, और कुछ सवाल मेरे जहन में उठ भी रहे थे। मैं वो सब इससे पूछना चाहता था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। मैं तो किसी और को ढूंढने यहाँ आया था। मुझे देखते ही इसके चेहरे का एक रंग आया और एक गुजर गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे भागने लगी। मैंने इसे बाजू से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। वो चलाने लगी और शायद मुझे गली वालों के सामने एक गुंडा जाहिर करना चाहती थी। मैंने सबको चुप करवा दिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे ऐसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। सब लोग बहुत हैरान थे। मेरी बीवी के चेहरे पर भी बहुत पशेमानी थी। मैंने इसे लाकर गाड़ी में फेंका और इसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम तो मर गई थी। वो रोने लगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, खुदा का नाम मत लो, तुमने तो इसको नाराज़ करके ये रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि तुम्हें क्या सज़ा दूँ। मेरी बीवी मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि पहले एक बार आप मेरी बात सुन लें, फिर आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। अगर तब भी आपको यकीन ना आए तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरी बीवी ने जब अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मैं भी चुप हो गया। अब मैं इसे क्या कहता, क्या सजा देता। इसने बताया कि वो जब से बड़ी हुई है इसके घर में इसके ख़ानदान वालों का आना जाना लगा रहता था। इसका एक कज़न था जो कि इसकी खाला का भी बेटा था।
अक्सर इनके घर आता जाता रहता था। नज़ीर के साथ बेतकल्फ़ी बढ़ी तो एक दिन नज़ीर ने इसे कहा कि वो इसे मॉडलिंग करवाने के लिए दूसरे शहर ले जाएगा। वो खूब पैसा कमाएगी, मशहूर हो जाएगी और घर की गुर्बत ख़त्म कर देगी। वो भी इसकी बातों में आ गई। फिर इसके साथ चल पड़ी। दूसरे शहर जाकर इसने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया और साथ ही इसकी तस्वीर भी बनाई। जब मेरी इतनी सारी तस्वीरें बन गईं तो वो बेचारी मजबूर हो गई और इसकी बात मानने लगी थी। ये बात इसकी माँ को पता चली। माँ ने इसकी शादी मुझसे कर दी, पर इस भांजे ने तो इसका पीछा नहीं छोड़ा था। सो वो कभी इसके ससुराल आता तो कभी कुछ करता। साथ ही इसने सख्ती से मना कर रखा था कि अपने शौहर के पास नहीं जाना। अभी मेरी बीवी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। वो इस शख्स की बातें भी मानती और मेरे घर में खुशी खुशी रहती भी थी। अपना गम वो किसी पर जाहिर ना होने देती। फिर एक दिन इसके खालाजाद ने एक अनोखी फरमाइश कर दी कि तुम मरने का नाटक करो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। इस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता चला कि एक शख्स के निकाह होते हुए दूसरा निकाह नहीं हो सकता। मेरी बीवी ने इसके कहने के मुताबिक नाटक किया। खुदा जाने ये नाटक इसने इतनी कामयाबी से कैसे किया। पर जैसे ही मेरी बीवी के मरने का ऐलान हुआ था, इसके मैके से सब लोग मेरे घर आ गए थे और शायद इसे दफनाने में जल्दी करने की भी यही वजह थी कि वो आदमी इन सब के पीछे खड़ा था। इसने सभी को पैसे जो खिलाए होंगे, अब मेरी बीवी को पैसा कमाने का जरिया बना चुका था और इस पर बेइंतहा जुल्म भी किया करता। मेरी बीवी अपने ख़ानदान वालों, मुझसे और सब लोगों से नज़र मिलाने की काबिल भी ना रही थी। इसीलिए वो इसकी बातें मानती चली गई और दलदल में फंसती गई। अब इसकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी की सच्चाई जानकर इसे दुत्कारने की बजाय इसे हौसला दिया और कहा कि तुम इस बुराई से डरने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चाहे तुम्हारी कितनी ही तस्वीरें पूरी दुनिया क्यों ना देख ले, लेकिन अब तुम इसके हाथों यरगमाल नहीं बनना। अब मैं इस आदमी को खुद भी देखूंगा और देखूंगा कि ये कानून की गिरफ्त से कैसे बच सकता है। मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का इरादा कर चुका था। तभी मैंने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लोग अपनी बीवी को इन लम्हात में अकेला छोड़ देते हैं वो बजाते खुद मर्द कहलाने के काबिल नहीं होते। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।